दोस्तों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रीट 2025 के लिए आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो आपके तैयारी के लिए एक सार्थक सिद्ध साबित हो सके। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जनवरी के अंदर रीट 2025 की परीक्षा प्रस्तावित है। तो अभी आपके पास जो भी समय बचा है उसमें अगर आप अभी से रीट की तैयारी करें 2025 की, जो नए स्टूडेंट हैं, तो भी आप आराम से पात्रता पास कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले पिछली परीक्षा दी है तो उनको तो ये रीट वापस देनी है, लेकिन आप तैयारी अभी मेंस की करें अगर आपकी पात्रता क्लियर है तो अपन बात करेंगे कि कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए किस पार्ट के लिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान चूँकि 30 नंबर का आता है रीट में और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है रीट पात्रता परीक्षा पास करने का। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास अगर कौन कौन सी किताबें हैं। एक तो आपके पास धीर सिंह की किताब होगी, या आपके पास सिखवाल की किताब होगी, या आपके पास में वंदना जादौन मैडम की किताब होगी। इसके अलावा आपके पास फर्स्ट रैंक की किताब आप मनोविज्ञान के लिए पढ़ रहे होंगे। दोस्तों इसमें जो अपन बात करें कि मनोविज्ञान के लिए आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त किताब कौन सी है, तो मेरे हिसाब से ये चारों ही किताबें अगर आप पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी कोई आप पढ़ रहे हैं तो भी मनोविज्ञान आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये धीर सिंह और सिखवाल की किताबें हैं, इसमें थोड़ा विस्तार से ज़्यादा दे रखा है। ये किताबें लगभग 350 पृष्ठ की किताबें हैं और पात्रता परीक्षा के लिए इतनी बड़ी किताब पढ़ना आपके लिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसमें से सेलेक्टिव मैटर पढ़ना है। सेलेक्टिव मैटर कौन सा कि आपको पूर्व एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र देखने हैं। पूर्व एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र आप देखोगे तब आपको पता लग जाएगा कि इन किताबों में से कौन सा आपको पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। क्योंकि इसके अलावा आपने जहाँ से भी कोचिंग की है वो भी आप मैटर पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं मनोविज्ञान में अगर एक राजस्थान में बेहतर शिक्षक की बात करूं कि सबसे बढ़िया शिक्षक मनोविज्ञान पढ़ाने वाला कौन है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि अशोक पारीख, जिनसे मैंने खुद ने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ी है। इनका यूट्यूब चैनल है साइकोलॉजी बाय अशोक पारीख सर। मैंने इनसे खुद से ऑफलाइन पढ़ी थी एक बार मनोविज्ञान। ऑफलाइन पढ़ने के बाद मैंने इनके जो क्लासरूम के जो वीडियो थे वो मैंने वापस देखे थे। 2 बार देखने के बाद मैंने इनके नोट्स बार बार रिवाइज किए और दोस्तों जिसकी बदौलत मेरे CTET में 30 में से 29 नंबर आए लेवल फर्स्ट में। इसी CTET में लेवल सेकंड में मेरे मनोविज्ञान में 30 में से 28 नंबर आए। रीट पात्रता परीक्षा में 29 नंबर आए और सेकंड ग्रेड में मेरे 20 में से नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी 16.5 नंबर मनोविज्ञान में आए। चूँकि मैंने इनकी ऑफलाइन कोचिंग ली प्लस वही वीडियो एक बार मैंने वापस देखी। इसके अलावा मैंने धीर सिंह की जो पुरानी वाली जो किताब थी शिक्षा मनोविज्ञान की, वो अब जो आ रही है वो तो काफ़ी बड़ी किताब आ रही है। पहले वाली छोटी थी, लेकिन उसमें से भी मैंने सारी किताब नहीं पढ़ी थी, उसमें से सेलेक्टिव मैटर पढ़ा जो उपयोगी था। तो आप अशोक पारीख सर से मनोविज्ञान पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही शानदार शिक्षक है, लेकिन आपने अगर किसी से पढ़ लिया मनोविज्ञान तो फिर आपको बार बार शिक्षक और किताबें बदलने की ज़रूरत नहीं। आपने जो भी पढ़ा है वो बार बार रिवाइज करते रहें। अभी आप सिर्फ केवल एक कंटेंट होगा आपके पास तो भी आपकी पात्रता परीक्षा पास हो जाएगी। या तो आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं या आपके पास कोई भी किताब है तो भी आपकी पात्रता परीक्षा पास हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं 2 नंबर पर हिंदी की। हिंदी में दोस्तों कक्षा 9 से 12 तक की जो व्याकरण आ रही है वो आप केवल एक ही किताब पढ़ेंगे तो भी आपकी पात्रता परीक्षा पास हो जाएगी और सारे के सारे प्रश्न उसी में से आएंगे। हिंदी व्याकरण की सबसे बेहतरीन पुस्तक है, वो आपको पुरानी वाली पढ़नी है और नई वाली आप अगर पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनमें से क्वेश्चन
आ जाएंगे। हिंदी व्याकरण की बात कर रहा हूँ। शिक्षण विधियों की अपन एक बार इनको पढ़ने के बाद लास्ट में बात करेंगे शिक्षण विधियों की क्या मतलब करना है। फिर बचती है संस्कृत। संस्कृत अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप एक बार इस संस्कृत को छोड़ सकते हैं, लेकिन बस अर्थ है कि आपकी शिक्षण विधियाँ, मनोविज्ञान, गणित, पर्यावरण, बाकी वाले सब्जेक्ट अगर ठीक हैं तो आप संस्कृत भाषा के जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो आप संस्कृत व्याकरण छोड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी से ज़्यादा टफ इसकी संस्कृत की व्याकरण होती है। तो इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी वाले अगर आपके ठीक है तो इसमें आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो। केवल एक ही कंटेंट पढ़ना, या तो कोचिंग के नोट्स या कोई भी एक किताब आप पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों गणित की। गणित के 15 से 20 प्रश्न आते हैं, हालांकि 20 प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं और 15 भी आ जाते हैं। महत्वपूर्ण है गणित। गणित में आप अगर आपने कहीं से भी कोचिंग की है तो वो नोट्स आप बार बार उनका पढ़ें, अभ्यास करें। और इसके अलावा अगर किताब की बात करें तो किताबें तो जितनी भी आ रही है वो पर्टिकुलर रीड के हिसाब से जो है वो आप देख लें, लेकिन वो थोड़ी लेंथी पड़ेगी। जो आपने कोचिंग में नोट्स हैं, जो आपको लिखाए हैं, जितने भी प्रश्न हैं वो आप उनका बार बार अभ्यास करें। इसके अलावा गणित की अगर पुस्तक की बात करें तो आपको जो बाज़ार में पूरी समग्र मैथ्स की जो किताब आ रही है वो आपको नहीं लेनी। अगर पर्टिकुलर रीड की कोई भी किताब आ रही है तो वो आपको लेनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं पर्यावरण। पर्यावरण चूँकि एक बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा रीट पात्रता परीक्षा में ही है। पर्यावरण के 15 प्रश्न जो आ रहे हैं वो, लेकिन आपको क्या करना है इसमें किताब में अगर आपको सजेस्ट करूं तो दोस्तों मुकेश पंचोली की किताब आती है। मुकेश पंचोली एक बेहतरीन शिक्षक है, इनकी किताब आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी किताब जो आती है वो बिल्कुल ही शॉर्ट में आती है। कम से कम 200 पन्नों तक इनकी किताब आ जाएगी, पूरा मैटर। इसके अलावा जो लक्ष्य वगैरह की जो इसकी गाइड आती है पर्यावरण की, ये बहुत ही बड़ी गाइड आती है दोस्तों। इसका इतना कंटेंट आप पढ़ नहीं पाओगे, तब तक परीक्षा आ जाएगी। पर्यावरण एक का जो हिस्सा है वो, और इधर 135 नंबर का जो सिलेबस है, इन दोनों का बराबर कंटेंट बनता है। इसका आप जितना छोटा होगा पर्यावरण में कंटेंट, आपके लिए उतना ही फ़ायदा होगा, इसलिए वो ले सकते हैं। इसके अलावा एक गौरव सिंह घाणेराव की भी किताब अभी मार्केट में उन्होंने लॉन्च अभी वो करने वाले हैं, तो वो अगर आप वो छोटी है 200 पृष्ठों तक की तो आप वो ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं शिक्षण विधियाँ। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये और सरल भी है। अगर आप मनोविज्ञान समझ सकते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है कि आप शिक्षण विधियाँ भी समझ सकते हैं। शिक्षण विधियाँ समझ में एक बार आने के बाद आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला पार्ट है शिक्षण विधियाँ। इसमें भूलने जैसी स्थिति कम होती है। लॉजिकली आप अप्लाई करेंगे, शांत माइंड से अगर आप सोच के अगर जवाब देंगे तो शिक्षण विधियों के प्रश्न सही हो जाते हैं। इसमें आप फर्स्ट रैंक की एक किताब आती है जिसमें सभी विषयों की शिक्षण विधियाँ एक साथ होती है, सभी विषयों की। प्लस उसमें ये फ़ायदा है कि जितने भी आए हुए प्रश्न हैं वो उसमें साथ में दे रखे हैं। PYQ है ना, PYQ सारे के सारे साथ में दे रखे हैं। जितने भी PYQ है वो शिक्षण विधियों में टॉपिक वाइज, एक टॉपिक पूरा हुआ उसके प्रश्न, दूसरा टॉपिक पूरा हुआ उसके प्रश्न साथ साथ में दे रखे हैं। आपको अलग से कोई अभ्यास करने की ज़रूरत है नहीं। शिक्षण विधियों में आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। फर्स्ट रैंक अगर आपके पास किताब है तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में कुछ किताबें अन्य भी आती है बहुत सारे शिक्षकों की, तो आप अगर वो किताब पढ़ रहे हैं तो आप वही किताब उसको बार बार पढ़ें, आपको कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों मैं लास्ट में एक बात ये कहना चाहूँगा कि चूँकि 150 नंबर का सिलेबस है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे लगाना है ताकि आपकी पात्रता परीक्षा पास हो जाए। आपको 90 नंबर लाने हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लें। सबसे पहले तो मनोविज्ञान है,
ये क्योंकि 30 नंबर इकट्ठे आ रहे हैं, प्लस शिक्षण विधियों के 60 के आसपास, 60 नंबर के आसपास, 60 क्वेश्चन के आसपास इसके प्रश्न आते हैं, तो टोटल 90 तो यही हो गए आपके मनोविज्ञान और शिक्षण विधियाँ। इसके अलावा हिंदी व्याकरण की बात करें, हिंदी व्याकरण आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। छोटा सिलेबस है, सीधे वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, कोई आपको दिक्कत वाली बात हुई नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको कोई भी एक विषय, हर विषय के लिए एक सामग्री आपको लेकर के तैयारी करनी है, चाहे आपके कोचिंग के नोट्स है, चाहे आपके पास बुक्स है। एक विषय के लिए एक कंटेंट। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप कोचिंग के नोट्स के साथ किताबें ज़रूर पढ़ें, लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं कोई भी एक कंटेंट हो, साथ में PYQ आप ज़रूर सॉल्व करें। इस प्रकार आपकी पात्रता परीक्षा पास हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आप तैयारी में लगे रहें। अगला एक वीडियो बनाऊंगा कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी ज्वाइन करें, किस प्रकार टेस्ट दें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, इसके बारे में एक अगला वीडियो में और बनाऊंगा। धन्यवाद।